कैपिटल जैसे हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मैंने बताया कि ये इसमें जो है हम कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं। और ये चेंज जो है कैपिटल के स्ट्रक्चर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या ओनरशिप में हो सकता है। तो हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते क्यों हैं? इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं सेल बढ़ाना, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, वेल्थ को ट्रांसफ़र करना, टैक्स का रीज़न भी हो सकता है, लीवरेज को गेन करना या फिर जो है मैनेजमेंट्स ऑफ पर्सनल एजेंडा। वाई एंगेज इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एंगेज क्यों होता है कोई भी पर्सन? तो वो रीज़न आ गया कि ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मार्केट के स्कोप को वाइड करने के लिए, गुडविल के लिए। और अब हम बात करते हैं कि सेल एनहांसमेंट एंड ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़, है ना? सेल को बढ़ाना और ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ प्राप्त करने के लिए, बचते हैं, इकोनॉमीज़ का मतलब है यहाँ पे बचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ इनोवेशन लाते हैं ना, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो साइनर्जी इफेक्ट हमें मिल जाता है। साइनर्जी इफेक्ट अगर आपको कहीं आए ना, तो साइनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है 2+2=5। मतलब जैसे एक हम बोलते हैं ना, एकता में शक्ति है, तो वो शक्ति की बात आती है, उसकी वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। तो 2+2=5। सेल एनहांसमेंट से हमें जो है इससे बहुत सी बचतें प्राप्त होती हैं, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर मर्जर की बात करें ना, जैसे हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, तो रीस्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं? मर्जर करके। तो मर्जर हमारा हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मर्जर होता है जिसमें हम बेसिकली जो है बेस्ट चांस फॉर इकोनॉमीज, जहाँ हमें लगता है कि बचत यहाँ पे प्राप्त हो सकती है, तो उस जहाँ चांस अच्छा दिखता है वहाँ पे जो है हम पर्टिकुलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। और वर्टिकल जो मर्जर होता है, इसमें हमने जो मर्जर किया है उसमें हमें पता नहीं होता है, वी आर नॉट श्योर कि हमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा या बचतें प्राप्त होंगी, बट हम एक होप रखते हैं कि इससे हमें इट लीड्स टू इकोनॉमीज। कंग्लोमरेट में क्या होता है कि कुछ एक ऑपरेटिंग इकोनॉमीज हमें प्राप्त होती हैं। और इसमें जो है डिसवेस्चर में डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है एक तरह से, कि जो साइनर्जी इफेक्ट होता है उसको हम बाई बैक कर देते हैं। जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट को हम कम कर देते हैं। गवर्निंग प्रोविज़न आते हैं, तो कंपनी एक्ट 1956 में ही ये प्रोविज़न किया गया था कि सेक्शन 391 और 394 में, कि जो हमारा कंपनी एक्ट है उसमें बेसिकली हम जो है हमें लिबर्टी दी गई थी कि हम जैसे स्पेशल प्रपोजल पास करके अपने इक्विटी एंड जो हमारा होता है ना उसको, सिक्योरिटीज़ के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ही जो है वो परमिशन है। फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉर्पोरेट कंट्रोल। एक्सपेंशन हम मर्जर एक्विजिशन से कर सकते हैं, टेंडर ऑफर से, असेट एक्विजिशन से, जॉइंट वेंचर से। और इसमें जो है टेक ओवर हो गया, शेयर परचेज हो गया, एक्सचेंज ऑफर हो गया, प्रॉक्सी हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन होता है कमी करना, जो हमारा जितना बिजनेस का दायरा है उसको कम कर देना। इसमें स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, डाइवर्सिचर और इक्विटी कर्व्स आउट आता है और असेट सेल आती है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि बिजनेस का दायरा बढ़ा देना। कैसे हम दायरा बढ़ा सकते हैं? मर्जर के थ्रू। तो मर्जर में बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर कंपनीज का, एक सिंगल कंपनी बना दी जाती है। जैसे A+B को हमने AB कर दिया। जैसे ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन अलग अलग कंपनी थी, अभी ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड हो गया है। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वापाई कर लेती है। जैसे अभी किया था ना, PNB ने जो है वो OBC को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि जैसे वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल है कि दो वेंचर अलग अलग थे, तो खुद को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए वो दोनों इकट्ठा आ जाते हैं। उसके बाद आता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कॉर्पोरेट फाइनेंस टर्म डिनोटिंग अ टाइप ऑफ टेक ओवर बिड। तो कॉर्पोरेट की एक टर्म है ये, जिसमें क्या होता है कि एक बिड लगाई जाती है कि आम पब्लिक को जो है इनविटेशन दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के तहत, कि हम जो है बोली लगाना चाहते हैं। तो उसमें जो है बेसिकली फिर जो है वो बोली लगाकर जो है वो एक्सपेंशन की जाती है।
टेंडर ऑफर की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली एक कंपनी के शेयर्स के ऊपर टारगेट किया जाता है, जो जो अच्छी कंपनी होती है उसके शेयर्स को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। असेट एक्विजिशन में क्या होता है कि सिक्योरिटीज को छोड़ के अन्य जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करने वाली जो संपत्तियां होती हैं ना, उनको एक्युपाई करना। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कम कर देना हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, किन तरीकों से कर सकते हैं, सॉरी। तो इसमें हमारे पास आता है स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, डिस्वेस्चर, इक्विटी कार्व्स आउट। स्पिन ऑफ में हम क्या करते हैं, जैसे बुनना ना, तो जैसे ये होता है ना कि धागा वैसे बहुत स्प्रेड हुआ है, उसको हम बुन के कम कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कंपनी ने एक्विजिशन की है ना, ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वापाई किया है, तो बी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी एग्जिस्टिंग शेयर्स में, शेयर होल्डर्स में, सॉरी, मतलब नए शेयर होल्डर नहीं जोड़ेगी कि बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाना नहीं है काम, इसको संकुचित कर देना है। स्पिन ऑफ के बाद आता है स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ में जो है वो स्प्रेड कर दिया जाता है। जैसे हमने ए और बी को जो है वो इकट्ठा किया था एग्जिस्टिंग को, तो उनका हम अलग कर देंगे उनको। जैसे ए बी बना दिया था तो उसको अलग करके ए प्लस बी बना देंगे। स्प्लिट अप में क्या होता है कि जब हमने बेसिकली स्प्लिट अप जो है एंटायर फॉर्म को फिर ब्रोक कर दिया जाता है स्पिन ऑफ में। हमने जोड़ा है किसी फॉर्म को, फिर उसके बाद पहले किसी को अलग किया, फिर जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद फिर उसको अलग कर देते हैं, तो उसको हम स्प्लिट अप बोलेंगे। डाइवेस्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब किसी एक पार्ट को जो है जनरली हम बेच देते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद इक्विटी कर्व आउट जो है, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट कंपनी होती है जिसने दूसरी कंपनी को जो है वो होल्ड किया होता है, तो वो क्या करती है, वो सेल करती है अपनी होल्डिंग आम पब्लिक को, और आम पब्लिक को सेंड कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं पेरेंट कंपनी के, जैसे होल्डिंग कंपनी के ना, स्पिन में हम करते हैं कि स्पिन अप में हम करते हैं कि एग्जिस्टिंग को ही देना है, लेकिन कर्व आउट में क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग से मूव हो जाते हैं सामान्य पब्लिक की तरफ भी। उसके बाद कॉरपोरेट कंट्रोल आता है। कॉरपोरेट कंट्रोल में क्या होता है कि हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके फाइनेंस लेवल में कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे। हम मैनेजरियल जो मैनेजमेंट को देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखते हैं, उनको चेंज कर देंगे। टेक ओवर डिफेंस में क्या होता है कि इसमें हम जो है प्री बिड और पोस्ट बिड लगाते हैं, कि इसमें हम पहले रेट दे देंगे ना, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, बोली लगा के गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है उसके बेस पे कोई एक उसकी एक वैल्यू पड़ी होती है कि मिनिमम इतने में तो जाएगी, फिर मैक्सिमम जो है उसके लिए पोस्ट बिड लगती है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। उसके बाद कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की बात आती है। तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि जो हमारी इक्विटी और या हम ये बोल सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ का जो एक स्ट्रक्चर हमने सेट किया होता है डेट और सिक्योरिटी का, उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि 2000 शेयर थे 100 रुपये वाला ईच, अब हमने क्या कर दिया, 200 शेयर जो है वो 1000 वाला ईच। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। कॉरपोरेट जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो हम फाइनेंस लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर करते हैं। फाइनेंस लेवल पे होता है कि जो फंड होता है ना हमारा, फाइनेंशियल मैटर्स को हम रीस्ट्रक्चर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अन्य मैटर होते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ होगी, मैनेजमेंट हो गया, उसको हम जो है वो यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करते हैं। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के रीजंस की बात करें तो चेंज इन द स्ट्रेटजी, लैक ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की कमी की वजह से स्ट्रेटजी जब हम चेंज करना चाहते हैं तो भी हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। या जो है हम साइनर्जी हमें नहीं मिल रही है, मतलब एकता नहीं लग रही है, तो साइनर्जी इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए और कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी हम जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वो कैश की रिक्वायरमेंट को प्राप्त करने के लिए। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की फ़ीचर्स की बात करें तो इससे जो है थोड़ा चेंज आ जाता है बिज़नेस में, और इम्प्रूव हो जाता है हमारा बैलेंस शीट, मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। और हम बात करें तो इसमें थोड़ा इनोवेशन भी हो जाता है, रीफाइनेंसिंग हो जाती है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जब भी हम कर रहे हों तो हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, एस्पेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो लीगल,
अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ह्यूमन एंड कल्चरल जो हमारी साइनर्जीज होती हैं, वैल्यूएशन एंड फंडिंग, टैक्सेशन, स्टाम्प ड्यूटी और कंपटीशन एस्पेक्ट को। इसके बाद बात करते हैं कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलाइंस अलाइंस स्ट्रेटेजिक अलाइंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है ना, उनमें हम जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। और स्लम्प सेल में क्या होता है कि हमें सेल में हमारी सेल में कमी हुई होती है ना, स्लम्प करे आया होता है, तो उसको जो है वो बूस्ट अप करने के लिए बेनिफिट हमें इसके रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज हमारा कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है, मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाता है और हमें बचतें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, और टैक्स का बेनिफिट भी हमें मिलने लग जाता है। और क्योंकि हम सुदृढ़ होने लग जाते हैं तो हम नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम मर्जर, डीमर्जर, रिवर्स मर्जर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, टेक ओवर के थ्रू, या जॉइंट वेंचर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो ये हमने पढ़ा भी है पहले, लेकिन डायरेक्ट अगर फिर से हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ लें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बेस पे हम किसी दूसरी संपत्ति की वैल्यू को डिराइव करते हैं। तो इसमें, और वो वैल्यू कैसे डिराइव की जाती है कि चेंज होगा, उस पर्टिकुलर फैक्टर में चेंज होगा तो हमारी वैल्यू में भी चेंज होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी जो है अभी किसान ने फसल बोई और 6 महीने के बाद उस फसल का रेट जो है वो 500 रुपये किलो या क्विंटल बिकेगी। तो क्या है, मुझे पता है कि किसान ने फसल बो दी है तो 6 महीने में तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद वो उस फसल को बेचेंगे ही बेचेंगे, और एक अप्रॉक्सीमेटली जो है इस रेट पे बेचेंगे। तो किसान के द्वारा फसल का बोना उस फसल की वैल्यू को डिराइव कर रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें तो आर्बिट्रेजर एक वर्ड आता है इसमें, आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर बेसिकली वो पर्सन होता है ना जो डेरिवेटिव्स का इम्पैक्ट को जो है वो गेस करता है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर चीज़ के इम्पैक्ट की वजह से ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, और इसके द्वारा जो ये प्रोसेस पूरी की जाती है इसको जो है वो हम कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। और इसके बाद आता है कि जो डेरिवेटिव्स हैं ना, उनकी जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक होती है ओटीसी, ओवर द काउंटर। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी नीर मैम। मैम एक बार दोबारा बता देंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस का। आर्बिट्रेज प्रोसेस मैम ऐसी होती है जिसमें हम कल भी बताया था मैंने, ये प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ के जो प्राइस को जो है वो गेस करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये सिक्योरिटी अभी सस्ती हो रही है, कम है इसका प्राइस, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो कम प्राइस पे उसको खरीद लेंगे, और जैसे ही हमने गेस किया है ना कि आने वाले 3 महीने के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस बढ़ी हुई कीमत पे फिर हम उसको बेच देंगे। और ऐसा जो हमने यहाँ पे जो है एक गेस किया, वो हमारे लिए हेजिंग का बेनिफिट दे रहा है, प्रतिरक्षा का बेनिफिट दे रहा है कि इस डेरिवेटिव की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में जो है वो बेचने पे, उस सिक्योरिटी को बेचने पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपये का शेयर खरीदा और उसको जो है मैंने जब उसका रेट जैसे 125 हुआ तो मैंने उसको बेच दिया। ओके मैम, थैंक यू। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है ओवर द काउंटर। पढ़ चुके हैं हम इसको डिपॉजिटरी वाले कॉन्सेप्ट में। तो ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किस रेट पे, जो चला हुआ है, एग्जिस्टिंग काउंटर रेट जो चला हुआ है। एक्सचेंज ट्रेड जो डेरिवेटिव्स हैं, ETD भी इसको बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ये वो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है हमें जो बेसिकली जो एक्सचेंज का रेट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड गिवन होता है कि इस रेट से, जैसे करेंसी हम चेंज करते हैं ना, तो उसका रेट स्टैंडर्डाइज होता है कि इस रेट से आप करेंसी को चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद डेरिवेटिव्स के बेनिफिट तो यही है कि हमें रिस्क को भांपने में हेल्प करता है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, पोर्टफोलियो हम मैनेज कर सकते हैं, और हमें बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रेशन की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद बात आती है फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड का जो है, फॉरवर्ड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि एक पार्टी जो है कमिट करती है टू बाई एंड द अदर पार्टी कमिट टू सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी इन, मतलब एक एग्रीड प्राइस पर
जो है प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है वो किसी संपत्ति के लिए, और फ्यूचर में जो है उसको बेसिकली खरीदने और बेचने की बात होती है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो जैसे कि ये एग्जांपल है, किसान ने जो है ब्रेड मेकर को बोला कि आपको 3 महीने के बाद जो है 500 किलो गेहूँ 40 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये जो है ये फ्यूचर से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा रिस्की भी रहता है। एक तो क्रेडिट का रिस्क यहाँ रहता है कि जो पार्टी है, जैसे किसान ने बोला ना ब्रेड मेकर वाली पार्टी को, तो क्या वो ब्रेड मेकर वाली पार्टी किसान को पैसे भी देगी कि नहीं। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क रहेगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन में है, फसल अभी उग रही है ना, तो वो प्रॉपरली उतनी उसमें आउटपुट हो भी पाएगी। और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क रहता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिक्विडिटी की पोजीशन तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ बायर की होती है और शॉर्ट पोजीशन यहाँ सेलर की होती है। और स्पॉट प्राइस जो है अगर आ जाए तो क्या होता है, प्राइस ऑफ असेट इन द स्पॉट मार्केट। मार्केट प्राइस जो होता है उसको स्पॉट प्राइस कहा जाता है। डिलीवरी जो है वो फॉरवर्ड प्राइस पर होती है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर जो है, फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं, और इट इज़ ट्रेडेड ऑन अ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। इसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन रहता है क्वालिटी का भी, और बेसिकली जो डेट्स होती हैं और जो प्राइस की कोटेशन होती है वो ऑलरेडी फिक्स होती है, इसमें तीनों चीज़ें। फ्यूचर की जो टाइप है तो इसमें जो है स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग जो कि शेयर के साथ डील करती है। कमोडिटी फ्यूचर होते हैं जो कि गोल्ड हो गया या हमारा क्रूड ऑयल हो गया, इसके साथ डील करता है। और एक हमारा इंडेक्स फ्यूचर हो गया जो कि हमारी स्टॉक मार्केट इंडिसेस के साथ जो है वो डील करता है। उसके बाद क्लोजिंग अ फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर पोजीशन की क्लोजिंग की हम बात करें तो ये इसको जो है मोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट हेल्ड टिल एक्सपायरी बट क्लोज बिफोर दैट। एक्सपायरी तक जो है वो मोस्ट ऑफ द केस जो फ्यूचर पोजीशंस है वो नहीं रहती है, हम इसको एक्सपायरी से पहले पहले जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको पता ही है कितनी ड्यूरेशन है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है, पीरियड इन विच कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स। ठीक है, कितने समय में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे 6 महीने तक जो है वो काम को किया जा सकता है, 6 महीने से पहले हो गया तो वो साइकिल हो गया। एक्सपायरी डेट जब वो दिन जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है। तो यूजुअली लास्ट जो थर्सडे होता है ऑफ एवरी मंथ और प्रीवियस डे, वो जो है इसको जो है हम जो है एक एक्सपायरी डेट काउंट करते हैं। और अगर उस थर्सडे को छुट्टी है तो थर्सडे से पहले वाला जो दिन होता है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे एक्सपायरी डेट। स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, एग्रीड प्राइस ऑफ अ डील। और कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट प्राइस। मार्जिन आपको पता ही है कि मार्जिन क्या होता है, जब भी हम एक क्लियर करते हैं अपने स्टॉक को क्लियरिंग हाउस के थ्रू, तो वहाँ पे जो एक्सक्यूज मी हमें। मैम, जी एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम। मैम एक्सपायरी डेट बताएंगे एक बार फिर से। जी, एक्सपायरी डेट मैम यूजुअली जैसे जो हमारा लास्ट थर्सडे होता है ना ऑफ एवरी मंथ वो होता है। बट अगर थर्सडे को पब्लिक हॉलीडे है या छुट्टी है तो उससे पीछे वाला दिन। यस मैम, और मैं फरवरी में होता है ये बस। नहीं नहीं मैम, एवरी मंथ, एवरी मंथ, हर महीने। यस मैम, थैंक यू। जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्जिन की। तो मार्जिन इज एन अमाउंट ऑन ऑफ मनी, जितना जो डिपॉजिटेड अमाउंट पर जो है जब हम उसको क्लियर करते हैं ना सिक्योरिटी को, तो उस पे जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है। और ये हमारी परफॉर्मेंस को शेयर करता है, जितना ज़्यादा कमाया उतना ज़्यादा मतलब हमारी परफॉर्मेंस बेटर रही। उसके बाद आता है मार्किंग टू मार्केट। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पीरियोडिकली की जाती है, जिसमें हम मार्केट में अपने मार्जिन को जो है मार्क करते हैं कि हमने जो है इस समय तक मार्केट में इतना मार्जिन जो है अपना लेके चलना है। उसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन हमने डिस्कस भी किया है पहले। ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव द होल्डर द ऑप्शन टू बाई और स्पेल स्पेसिफिक क्वांटिटी of the underlying assets at a particular price before a specified time period।
बाकी चीज़ें तो फॉरवर्ड की तरह है ना, बस टाइम पीरियड जो है वो क्या बोला है कि उससे पहले-पहले जो समय दिया है ना, उस समय से पहले-पहले जो है दिए गए रेट पर जो है हमने पर्टिकुलर जो हमारी एसेट है उसको बेच और खरीद लेना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉल और पुट। हमने ये जो है वो डिस्कस किए हैं। सेल को जो है सेल के लिए कॉल ऑप्शन और बाई के लिए पुट ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन की फीचर्स। तो एक मैच्योरिटी डेट होती है, इसको तब तक कंप्लीट किया जा सकता है जब तक इसका टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होता है, और क्लियरिंग हाउस की यहाँ हेल्प ली जाती है, और प्रीमियम पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं। उसके बाद ऑप्शन की टर्म्स की हम बात करें, कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, तो एक होती है अंडरलाइंग। अंडरलाइंग होता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी और कॉस्ट। और अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है वो होता है प्राइस पेड। स्ट्राइक प्राइस होता है प्री डिसाइडेड प्राइस। एक्सपायरेशन डेट होती है जिस डेट को ऑप्शन हमारा एक्सपायर हो जाएगा। एक्सरसाइज डेट होती है जिस डेट को हमारा पर्टिकुलर जो वर्क है वो, सॉरी, जो ट्रांजेक्शन है जो वो कंप्लीट हुई। और ओपन इंटरेस्ट होता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव नॉट बीन एक्सपायर्ड। और जो ऑप्शन होल्डर होता है जो बाई करता है, और ऑप्शन राइटर होता है जो सेल करता है ऑप्शन को। और एक ऑप्शन क्लास होता है, तो ऑल लिस्टेड ऑप्शन ऑफ अ टाइप ऑन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्शन सीरीज होता है अ सीरीज दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शन। और पुट कॉल रेशियो होती है द रेशियो ऑफ पुट टू द कॉल ट्रेडेड इन द मार्केट। मार्केट में जो है कॉल को ट्रेड करने के लिए जो हमने रेशियो सेट की होती है। उसके बाद ऑप्शन के टर्म्स में आता है कि जो हमारा मनीनेस है ना कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो इसमें जो है मे बी इन मनी और मे बी आउट ऑफ मनी और एट मनी। तो जब मनी में होता है ना ये, तो इसमें जो है स्पॉट प्राइस हमारा ज़्यादा होता है स्ट्राइक के कंपैरिजन में, कॉल ऑप्शन में। और पुट में स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में कम होता है। और एट द मनी में क्या होता है कि स्पॉट प्राइस और ये दोनों बराबर होते हैं स्ट्राइक प्राइस दोनों केसेस में। और आउट ऑफ मनी में स्पॉट प्राइस जो है वो कम होता है स्ट्राइक प्राइस से कॉल ऑप्शन में, और पुट में जो है स्पॉट प्राइस ज़्यादा होता है स्ट्राइक प्राइस से। उसमें स्वैप आता है, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन स्वैप। स्वैप जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हमारा आरटीजीएस निफ्ट होता है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, फंड की जो ट्रांसफ़र होती है ना, उस ट्रांसफ़र को स्वैप कहा जाता है। तो स्वैप जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा होता है करेंसी स्वैप। तो जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें एक कंपनी जो है प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट पर जो है वो किसी पर्टिकुलर फंड को जो है, इसको प्री डिटरमाइंड रेट को जो है फ्लोटिंग रेट भी कई बार जो है वो कहा जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रेट डिसाइड किया जाता है। तो इस पे जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है ना, ये बेसिकली इसको लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट LIBOR भी कहा जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में MIBOR मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट चलता है, ठीक है। और इसमें जो है दो देशों के बीच में जो है इस रेट पे जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। एक हमारा करेंसी स्वैप होता है, करेंसी स्वैप में करेंसी का प्री डिटरमाइंड रेट होता है, और इसमें हम करेंसी को स्वैप करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ स्वैप किया जाता है इसमें। और हमारा जो नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव एडवांटेजेस। कंपैरेटिव एडवांटेजेस हम जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। सो ये जो है इन मॉडल्स में ना आप ध्यान रखो, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं आपको मेन बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, इसमें जो इन्वेस्टर को कितना जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करना चाहिए, द अमाउंट एन इन्वेस्टर मस्ट पे फॉर एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में जो है डिसीजन लिया जाता है। दिस प्राइस इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्टर। और ये फैक्टर हैं जैसे कि सिक्योरिटी की अंडरलाइंग, और पर्टिकुलर ऑप्शन की एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है। और इसको ऑप्शन प्राइसिंग को समझने के लिए 2 मॉडल भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन मैचिंग में आ जाता है। बाय
बायनॉमियल मॉडल इज रिलेटेड विद ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, है ना। ब्लैक शूज मॉडल इज रिलेटेड विद ऑप्शन प्राइसिंग। तो जो बायनॉमियल मॉडल है, बेसिकली ये मॉडल बोलता है कि द प्राइस ऑफ अ सेट कैन ओनली गो अप और गो डाउन इन फिक्स्ड अमाउंट इन डिस्क्रीट टाइम। मतलब जैसे समय जो है वेरी करता रहता है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होती रहती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर्मूला इतना है नहीं इम्पॉर्टेंट कि आएगा, बट ये चीज़ याद रखनी है कि जो बायनोमियल मॉडल है वो बोलता है कि किसी सिक्योरिटी की जो कीमत है वो कब चेंज होती है, एक डिस्क्रीट टाइम, समय के अनुसार। जैसे समय बदलता रहता है तो उसकी कीमत जो है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज नहीं होता है बिटवीन ऑप्शन एंड रिप्लिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। और इसमें जो है यहाँ रिस्क जो है वो कम रहता है। और जो बायनॉमियल मॉडल है वो बोलता है कि हमारा जो करंट प्राइस है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को यूएस से और डीएस से डिनोट करते हैं। और बी जो है वो हमारा क्या होता है, अमाउंट कैन बी बोरोड एट आर, इंटरेस्ट के ऊपर जो है अमाउंट बोरो कर सकते हैं। और इंटरेस्ट फैक्टर में 1+R=R। तो डी जो है हमारा ज़्यादा होता है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर की वैल्यू बोलते हैं। तो ऑब्वियसली डी ज़्यादा होती है आर के कंपैरिजन में, इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। और जो हमारी नेक्स्ट ईयर की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें आर्बिट्रेज में कोई जो है वो फ्री रिस्क की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ई जो है एक्सरसाइज्ड प्राइस इसमें रहता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बायनॉमियल मॉडल में इसमें दिया है कि चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑप्शन विल बी। जब स्टॉक की वैल्यू में चेंज होता है तो हमारा ऑप्शन जो है वो बेसिकली उसके प्राइस में फंक्शनिंग होगी, और या वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से जो है या तो उसकी जो है नेक्स्ट ईयर की वैल्यू में फंक्शनिंग होगी या वो कांस्टेंट रहेगा। तो बायनॉमियल फंक्शन में बोला है कि जो हमारा एस है, जैसे कोई चेंज आता है तो उस चेंज से जो है पर्टिकुलर एस यू और एस डी में चेंज आ जाएगा। एस यू और डी एस जो है वो नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यूज़ हैं पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, तो उसमें चेंज आता है। और उनमें जो चेंज है उसके वजह से जो है वो हमारा इंटरेस्ट फैक्टर, एक्सरसाइज प्राइस एंड हम बात करें तो जो हमारा एक बोरोड रेट होता है उनमें भी चेंज आता है। उसके बाद हमारा आता है ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल आपने पहले तो यही याद रखना है कि ये मॉडल जो है दिया किसके लिए है, तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है ये। और बेसिकली इस मॉडल में जो है बोला है कि जो बेसिक हमारा जो नंबर ऑफ टाइम है, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, तो उस समय के बढ़ने के साथ साथ हमारी वैल्यूज़ में किस तरह से चेंज आता है, उसको जो है यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट किया है। तो 1980s में जो है स्टॉकिस्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था कि हमारा बेसिकली जो पार्टिकल है इन वाटर। और उसके बाद 19th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, 1900 में फ्रेंच स्कॉलर ने, और 1951 में जो कियोस्की हैं उन्होंने जो है देखा था कि किस तरह से समय के साथ साथ जो है वो हमारी जो वैल्यू है, बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे ना, इन्होंने इसको मेज़र किया था कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो चेंज होती है। फिर इनके एनालिसिस के बेस पे जो ब्लॉक स्कॉल्स हैं उन्होंने अपना मॉडल डेवलप किया था। इसमें इन्होंने बोला 1973 में मॉडल को डेवलप किया था। और इन्होंने बोला था कि जो हमारा मॉडल है उसमें बेसिकली हमारी जो एजम्पशन रहती है कि जो स्टॉक है पेज नो डिविडेंड, वो कोई डिविडेंड नहीं देता है। और यूरोपियन ऑप्शन को ये मानता है। और बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई नहीं होती है। जैसे हम सिक्योरिटी को इशू करते हैं ना और इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। और शॉर्ट सेलिंग में कोई पेनल्टी या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रिस्क फ्री रेट जो है यहाँ पे होता है। इसमें इन्होंने फॉर्मूला दिया था C0 = S0n × D1 - E/E REN और *n × D2। और इसमें जो है बताया है कि C0 जो है प्रेजेंट इक्विलिब्रियम = S0 करंट स्टॉक प्राइस
ठीक है। और एन जो है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है चीज़ें अकॉर्डिंगली जाने की। और उसके बाद जो ई है, ई हमारा एक्सरसाइज्ड प्राइस होता है, और स्मॉल ई जो है वो लॉग हम इसका निकालते हैं, इस वैल्यू का, एन इंटू D2 का। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो D1 हम कैसे निकालते हैं, D1 का भी फॉर्मूला इन्होंने दिया है, और D2 हम कैसे निकालते हैं इसका भी इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। D1 और D2 का शॉर्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें तो IN इंटू S अपॉन KE का लॉग अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ T प्लस 0.5 जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अंडर रूट ऑफ T टाइम पीरियड जो रहता है यहाँ पे। और D2 जो है D1 में से हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट ऑफ 2 को जो है वो माइनस करके D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, बस ये है कि ये मॉडल कब दिया गया है और ये किसके लिए दिया गया है मॉडल। उसके बाद हमारा लिंकेज आती है कॉल पुट स्टॉक राइज में। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए, कॉल और पुट दो ऑप्शन हैं जो दो पार्टीज के बीच में चलते हैं। जो कॉल ऑप्शन है वो ब्लॉक शूज कॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, और जो हमारा पुट है उसको जो है ब्लॉक शूज पुट ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल भी बोला जाता है। इसमें क्या रहता है कि रिस्क फ्री बॉन्ड रहता है, और दोनों पार्टीज जो हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे फ्यूचर में जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो यहाँ पे एग्री होती हैं कि हम इस तरह से अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगी। यूज़ इस मॉडल का जहाँ तब होता है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से जो है वो असेट की वैल्यू को यहाँ पे मेज़र कर रहे हों। जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक शूज मॉडल जो है ये हमारा बेसिकली इसमें हम बात करें तो ये यूरोपियन ऑप्शन पे जो है वो डिपेंडेंट है, और अमेरिकन कॉल ऑप्शन जो है ये हमारे रिचर्ड ने और जो रॉबर्ट वेली और रिचर्ड गेस्ट थे और रिचर्ड रोल थे, इन्होंने इसको यूज़ किया था अमेरिकन को। और जो ब्लैक स्कॉल्स हैं इन्होंने जो है वो हमारा यूरोपियन मॉडल को यूज़ किया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन दो तरह का होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कॉल ऑप्शन की हम बात करें तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन द राइट टू बाई अंडरलाइंग असेट्स। कॉल ऑप्शन जो है वो बायर के लिए होता है ना, खरीदने के लिए है ना। तो खरीदने वाले को जो है एक ऑप्शन देता है दिए गए प्राइस पे कि वो सिक्योरिटी को खरीद सकता है, और जो हमारा कॉल ऑप्शन है बाइंग स्टॉक से संबंधित होता है। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लेना। एक्सक्यूज मैम। जी जी मैम। मैम आपने तो बताया कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए होता है, परचेज करने के लिए पुट ऑप्शन। हाँ जी मैम, पर जब हम ना इसमें देखो ये दिया है कि कॉल ऑप्शन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट टू बायर द राइट टू बाई अंडरलाइनिंग असेट। तो उसको अधिकार देता है ना कि वो खरीद सकता है उसको। अच्छा, कंपनी के जी लिए सेल हो गया, जी हाँ बायर के लिए परचेज। जी। ओके मैम। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉल के बाद पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द होल्डर हैज़ द राइट टू सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो अनटिल इट्स एक्सपायर जब तक टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होता ना तब तक जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर्स के साथ कि वो जो है वो अपनी जिसने वो सिक्योरिटी खरीदी है ना, तो उस खरीदी गई सिक्योरिटी को आगे जो है इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले जो है वो यहाँ पे बेच सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्म्स। ये जो टर्म्स है ना, हमने पढ़ा था एट द मनी इन द मनी। तो जो एट द मनी होता है वो कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पे मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर होते हैं, और इन द मनी जो है वो पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो आंतरिक मूल्य बोलते हैं ना किसी सिक्योरिटी का, वो हमारा पॉजिटिव होता है। जिसमें जो कॉल ऑप्शन है तो इसमें हमने देखा था कि स्ट्राइक प्राइस कम होता है हमारे मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में, और पुट में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस के
कंपैरिजन में। और जो आउट ऑफ मनी है इसको जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है कि आंतरिक मूल्य इसमें हमारा ज़ीरो होता है, लेकिन इन द मनी में पॉजिटिव होता है। और इसमें कॉल ऑप्शन आउट ऑफ मनी में जो है स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में, और पुट में जो है स्ट्राइक प्राइस कम होता है मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। ये ऊपर हमने एक जो मैट्रिक्स में बना था ये चार्ट, वहाँ भी हमने देखा। तो इन्वेस्टर जो है वो ऑप्शन में क्यों यूज़ करते हैं? सट्टा लगाने के लिए और हैजिंग के लिए। हैजिंग होता है प्रतिरक्षा, कि जैसे अगर हमने सिक्योरिटी में जो है एक ऑप्शन रखी है कि चलो अगर कीमत गिर भी रही है तो मतलब बहुत ज़्यादा ना गिरने से पहले इतनी कर गिरेगी तो हम अपनी सिक्योरिटी को बेच देंगे ताकि हमें हैवी लॉस ना हो, तो एक प्रतिरक्षा के लिए। और एक ऑप्शन स्टाइल हमारे दो तरह के होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन, ये हमने देख लिया। हैज क्या होता है? हैजिंग जैसे हमने बोला ना कि एक तरह से प्रतिरक्षा हिंदी में इसको बोलते हैं। तो हैज रेफर टू ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मेक ऑर्डर टू insulate the home currency value of receivable और payable denominating in foreign currency। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसमें हैजिंग का, कि जो रिस्क होता है उसको कम करना। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे भी डील करते हैं ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से जो हमें खतरा रहता है नुकसान का, तो उसको भी हम यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। होम मार्केट में तो हैजिंग होती है, इंटरनेशनल मार्केट में अब जब हम पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं ना तब भी हैजिंग होती है। तो हैजिंग जो है हमारे पास वेरियस टाइप की होती है। एक होती है फॉरवर्ड मार्केट हैजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफसेट एक्सचेंज रेट एक्सपोजर। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। और मनी मार्केट हैजिंग में हम क्या करते हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। और स्वैप में जो है हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोनों को कंबाइंडली यूज़ करते हैं। और हैजिंग विद फॉरेन करेंसी फ्यूचर, तो इसमें जो है फॉरेन करेंसी के साथ जो है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक रेट में और स्पेसिफिक टाइम के लिए हम जो है वो एग्री होते हैं। और हैजिंग विद फॉरेन करेंसी ऑप्शन, तो इसमें जो है करेंसी के साथ जो है वो चेंज करने के लिए, मतलब करेंसी को हम बोलेंगे चेंज या करेंसी के ट्रांजैक्शंस के लिए हम यहाँ पे जो है वो आगे आते हैं, मतलब करेंसी को जो है वो चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इसको करेंसी ऑप्शन कहा जाता है। तो फॉरवर्ड मार्केट हैजिंग की बात करें तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि हमारे जो फ्यूचर का स्पॉट रेट है उसको नलीफाई करना, और जो हमारी सिचुएशंस होती हैं उनको जो है उनमें इनफ्लो ऑफ द करेंसी को जो है और आउटफ्लो ऑफ द करेंसी को जो है एक्सपेक्ट करना। और साथ ही साथ जो हमारा फॉरेन का करेंसी का इनफ्लो है आउटफ्लो है, जैसे हमने डिस्कस किया, इसको एक्सपेक्ट किया जाता है। एक आता है मनी मार्केट हैजिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्म जो है असेस करती है मनी मार्केट फॉर डिफरेंट करेंसीज के लिए मनी मार्केट को इसमें असेस किया जाता है। ऑफशोर करेंसी डिपॉजिट और यूरो करेंसी डिपॉजिट आर मेन मनी मार्केट हैज इंस्ट्रूमेंट। तो आ जाता है कि ये मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट कौन है, तो ऑफशोर करेंसी और यूरो करेंसी जिसको हम बोलते हैं। यूरो का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी। तो फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट हैजिंग हमारे पास दो तरह की रहती हैं। इसमें फॉरवर्ड में आपको पता ही है कि फ्यूचर के लिए जो है हम एग्री होते हैं, और मनी मार्केट में क्या होता है कि जो करंटली जो पर्टिकुलर रेट चला होता है ना उस पे जो है हम बेसिकली अपनी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हैज़ यूजिंग स्वैप, तो स्वैप आपको पता ही है कि एक्सचेंज ऑफ एग्रीड अमाउंट ऑफ करेंसी विद अनदर कंट्रीज करेंसी। तो इसमें जो है अब हम अन्य देशों के साथ भी एग्रीमेंट कर लेते हैं या रेडी हो जाते हैं अपनी करेंसी को चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक रेट पर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जैसे हमने देखा है ना कि एक्सचेंज रेट हमारे दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे फिक्स रेट की बात हो रही है। फर्म जो है अगर हम बात करें तो दोनों फर्म्स जो है वो सेम रेट पे जो है एक्सचेंज के लिए एग्री हुई होती हैं। स्वैप की बात करें तो स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, और ये एक्सचेंज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। और स्वैप जो है वो ओवर द काउंटर भी हो सकता है और एक डिराइव्ड प्राइस पे भी हो सकता है। तो जो हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव है जिसके बेस पे हम जो है स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंप्लीट करते हैं, वो डेरिवेटिव हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, दो चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं। एक कंटीजेंट क्लेम जिसको हम ऑप्शन के तहत रखते हैं, और एक होता है फॉरवर्ड क्लेम जो कि हमने फ्यूचर के लिए फिक्स किया होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक इस रेट पे जो है हम एक्सचेंज करेंगे।
तो स्वैप की अगर हम बात करें तो स्वैप हम किस किस का कर सकते हैं, इक्विटी का, इंटरेस्ट रेट के बेस पे, क्रेडिट का, फॉरेन एक्सचेंज में, कमोडिटी में। तो जो इक्विटी में होता है उसको इक्विटी स्वैप कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट का जो होता है उसको इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्रेडिट का जो होता है उसको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो करेंसी स्वैप, और कमोडिटी को जो है वो हम जो है वो कमोडिटी स्वैप कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो हमारे स्वैप हैं ये जो कंट्री की पार्टीज होती हैं उनकी एग्रीनेस पे जो है वो डिपेंड करता है, और द स्ट्रीम आर कॉल्ड लेग्स ऑफ द स्वैप। जो स्ट्रीम होती है ना कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, तो इनको लेग्स ऑफ द स्वैप कहा जाता है कि स्वैप की ये दो लेग्स हैं। और जो टाइमिंग की बात करें तो डेट ऑफ कैश फ्लो आर टू बी मेड, कैश फ्लो की जो है हम डेट यहाँ पे फिक्स करते हैं कि किस डेट को जो है कैश फ्लो होगा। और ये द फर्स्ट इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो कब हुआ था, ये आईबीएम और वर्ल्ड बैंक के बीच में 1981 में हुआ था। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर स्वैप है वो 1987 का है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन के मध्य। उसके बाद स्वैप का हमने मीनिंग पढ़ लिया, तो इसमें प्राइवेटली जो है एग्रीमेंट हुआ होता है दो पार्टीज के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर, और यहाँ पे वन पार्टी मेक्स अ पेमेंट बेस्ड ऑन अ रैंडम आउटकम। कोई रैंडम आउटकम होती है जिसके द्वारा रेट फिक्स करने के लिए एक बेस प्रदान किया जाता है, जैसे लिबोर हो गया, लंदन इंटरबैंक है ना, हमने पढ़ा था ये ऑफर्ड रेट। ये फुल फॉर्म रख लेना आप याद, एक LIBOR, MIBOR मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, MIFOR मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट, और MITOR मुंबई इंटरबैंक टुमारो ऑफर्ड रेट। तो इनकी आप फुल फॉर्म याद रख लेना। और स्वैप हमने देख लिया कि क्या होता है। उसके बाद स्वैप की फीचर्स आती हैं, तो स्वैप में फिक्स रेट भी होता है, स्वैप रेट होता है, फ्लेक्सिबल रेट होता है, सेटलमेंट डेट होती है, नेटिंग इसमें होती है, और टर्मिनेशन ऑफ डेट होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है, और टेन्योर भी होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है ओनली एट प्रेजेंट ओनली स्वैप आर द ओनली टाइप ऑफ रुपी डेरिवेटिव्स विच कैन बी ट्रेडेड इन इंडिया। तो स्वैप जो है तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं, प्लेन वैनिला इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्वैप, और जीसी लिंक्ड। इसके बाद ओटीसी ओपन मार्केट में इसको किया जा सकता है, बैंक और जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, और क्रेडिट रिस्क भी इसमें रहता है, और टर्मिनेशन टाइम पीरियड इसमें होता है। टाइप्स ऑफ स्वैप ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, इक्विटी, क्रेडिट डिफॉल्ट, और हमारे पास जो है कमोडिटी स्वैप आता है। सो ये हमने वन बाय वन करके पढ़ भी लिया। और एक आता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप की जो इंटरेस्ट रेट स्वैप की जो विशेषताएं हैं वो नोशनल प्रिंसिपल है। एक नोशनल का मतलब होता है थ्योरेटिकल। और उसके बाद हम बात करें तो रेट इसके फ्लोटिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकता है ना। और एक इक्विटी स्वैप होता है जो इक्विटीज़ के बीच में होता है। और क्रेडिट स्वैप की बात करें तो इसको जो है बेल्थे मास्टर जो है के बीच में जो है 1994 में इसको बेल्थे मास्टर ने स्टार्ट किया था। और इसमें हम बात करें तो कमोडिटी स्वैप जो है वो कमोडिटीज़ के बीच में, लाइक गोल्ड टू गोल्ड है ना। और जैसे ये हो गया कि गोल्डन स्नैक कमोडिटी एक्सचेंज, GSCI, और एक कमोडिटी रिसर्च बोर्ड इंडेक्स, CRBI। फुल फॉर्म रख लेना आप इसकी याद ना। और वैल्यूएशन जो है ऑन द वैल्यू ऑफ अ सेट, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है ना, तो जीरो रेट पे करना है, पॉजिटिव पे हो रहा है, नेगेटिव पे कर रहे हैं हम। टर्मिनेशन ये टाइम पीरियड से संबंधित होता है, जिसमें टाइम बताया होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो स्वैप हो जाना चाहिए। स्वैप के जो फ़ायदे हैं, हाईली फ्लेक्सिबल है ये, और इसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है वो कम होती है बेसिकली, और प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स भी इसमें पॉसिबल होती हैं। ड्रॉबैक इसकी ये रहती है कि
इलिक्विड मार्केट है, जो एकदम से लिक्विड करना है उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रिस्क इसमें इंटरेस्ट रेट का, मार्केट रेट का, करेंसी एक्सचेंज रिस्क रहता है, क्रेडिट का भी रिस्क रहता है इसमें। और उसके बाद हम इकोनॉमिक मोटिव्स की बात करें तो स्वैप हम जो है हैजिंग के लिए असेट को जो है एक असेट को जो है वो अन्य देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, फंडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, लॉक इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटीज़ के लिए भी जो लॉक इन प्राइस है उसको रखने के लिए, और एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जो है वो रिटर्न प्राप्त करने के लिए, और लीगली रिस्ट्रिक्शंस से बचते हुए अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं।